हम लोग कलयुग में हैं और डे बाय डे आप देख रहे हो कैसे केसेस आ रहे हैं। मैरिड वुमेन्स अपने हस्बैंड को चीट कर रही हैं, अपने हस्बैंड को छोड़ के जा रही हैं, मर्डर कर रही हैं। 30-40 साल पहले जब औरतों को घर पे जलाया जाता, मार दिया जाता था उनको घर पे, वो कर्मा कहाँ बैलेंस होगा? उसका वो जो पेन और जो धोखा है वो रिटर्न होके तो कार्मिक बैलेंस होगा ना। फिर वो लड़का भी आएगा इस जन्म में और वो लड़की भी आएगी। ट्यून बेसिकली आपको स्पिरिचुअल ड्रीम्स देता है, आपको सपने देता है इल्यूजन होने में राहु के साथ टिके। और राहु का काम होता है कि आपको एक ऐसे इल्यूजन में डालना कि जिसके बाद जब आपका वो इल्यूजन टूटेगा, ट्रू लव में क्या होता है कि आप उसकी बुराइयों को, या चलो ठीक है सामने वाला अभी ऐसा है, आगे जाकर सुधर जाएगा, या जो भी है, या इसके साथ ऐसा हुआ है, तो आप हर चीज़ माफ करने लगे और आप ये बिल्कुल भूल जाते हो कि यार कहीं ये इंसान ही तो नहीं बुरा है। मैरिज के लिए रेडी नहीं था बेसिकली, और ये 4 साल से चल रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जब वो सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी तो शायद ये बत्ता आकर ही कर जाएगा, क्योंकि बस वही एक चीज़ है जो इसे रोक रही है। यही मेरा इल्यूजन। आपको सडनली कोई गोश्त दिखा तो उसका पर्पस ये होता है कि वो आपको अपने प्रेजेंट, अगर स्पिरिट आपके घर पे होगी, आपको ड्रीम्स आएंगे और वो ड्रीम्स रेगुलर रहेंगे। पर नॉनवेज खाने का ज़्यादा मन करे, आपके मन में सेक्सुअल डिज़ायर्स, बस वो फ्रांस की थी, उसने मुझे बताया था कि बचपन में उसके सपने में उसके डैड एक लड़की के फादर उसको होटल ले जाके उसके साथ फीमेल्स ही वो होती हैं जिनको स्पिरिट दिखती है। तो सर्जरी क्या हमेशा आपको लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए, या फिर उसकी ओपीडी में जो भी पेशेंट आएगा वो ऊपर नीचे देखेगा कि हाँ ये बंदा रिच लग रहा है और उसको पेन की प्रॉब्लम है, तो इसको मैनिपुलेट कर लो, सर्जरी में कर लो। रियली करप्शन होता है, 100% करप्शन। और ये फोटो आज तक मेरे पास है, मेरे विजिटिंग कार्ड के पीछे लगी रहती है ये, जिसमें एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है कि लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टुगेदर। हाय सर, वेलकम टू दिस इज इम्पेरेटिव पॉडकास्ट। वेलकम, थैंक यू रश्मि जी। और सर आप कैसे हो? बढ़िया। तो सर आपको जो लोग जानते हैं इंटरनेट पे, वो स्पिरिचुअल पॉडकास्ट, हनुमान जी और इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, बहुत जी बहुत कुछ जानते हैं। इनफैक्ट आपकी जो पॉडकास्ट है उनके व्यूज़ भी मिलियन में, लोग जानना चाहते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में। और क्योंकि लोग अब स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि भगवान क्या है, भगवान किस तरह से होता है क्या, और ये भूत वगैरह होते हैं कि नहीं होते। हम उन सारे चीज़ों पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप ये बता दें अपने बारे में और थोड़ा डिटेल में कि आप क्या काम करते हो। बेसिकली मेरा जो काम है वो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी एंड मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी मैंने न्यूरो में करा है। तो हम जो पेशेंट्स देखते हैं जिनको कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, या फिर उनको कोई स्पाइन में समस्या है, पेन है, प्रॉब्लम है, कोई नस दब गई है, या हाफ पैरालाइज बॉडी फील हो रही है, या चिल्ड्रन आप देखते हो जो मेंटली डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, है ना, ये सारे केसेस, या आईसीयू में जो ड्यूटी लगती है जिसमें पेशेंट बेड पे होता है, उसका सारा ट्रीटमेंट वगैरह, चार्ट वगैरह बनाना और उनका पूरा फॉलो करवाना, ये सारा हमारा बेसिकली काम है। फिलहाल मेरी क्लिनिक है अभी कानपुर में। पहले मैंने जॉब करी है अलग अलग हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के साथ। पिछले 2 साल से मैं अपनी क्लिनिक चला रहा हूँ और अपना ऑनलाइन काम देख रहा हूँ। इसमें पेशेंट्स आते हैं और उनको जो मेजरली स्पाइन या जॉइंट की समस्या होती है तो वो मैं देखता हूँ, स्पाइन एंड जॉइंट। तो यही मेरा एरिया है और इसी पे काम कर रहा हूँ जी। ठीक है सर, तो हम ना थोड़ा पीछे जाते हैं। आपके चाइल्डहुड में, आपकी कॉलेज, आपकी स्टडीज कैसे हुई थी? और आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे आप हमेशा बोलते हो कि आपके बहुत सारे फॉरेनर फ्रेंड्स हैं, तो वो सारी की स्टोरी अगर हम थोड़ा बहुत जान लें कि आपके कॉलेज लाइफ। ये बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है लाइफ में कि हम उस टाइम से आते हैं, हमारी जनरेशन जो जिस समय घर घर मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप वगैरह नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, ठीक है। मुझे याद है जब मेरे स्कूल में कंप्यूटर क्लास एक बार स्टार्ट हुई थी, हम लोग 7th या 8th में थे, हम लोग के यहाँ पे एक कंप्यूटर लैब बनी थी।
तो वहाँ पे बच्चे मतलब हफ्ते में एक बार शायद फ्राइडे को हम लोग जाते थे वहाँ पे, तो हम बड़ा एक्साइटेड रहते थे कि यार फ्राइडे को कंप्यूटर, और कई बार तो ऐसा हुआ था बिल्कुल ही पूरे हफ्ते स्कूल नहीं गए, सिर्फ फ्राइडे के दिन गए कि यार आज कंप्यूटर क्लास होगी। तो वहाँ जाते, कंप्यूटर ओपन करते और हम लोग बस कुछ नहीं गेम खेलते, और कुछ तो उसमें इंटरनेट वगैरह एक्सेस था नहीं वहाँ पे। फिर क्या हुआ, वो कुछ टाइम के बाद मेरे ख्याल से विद इन अ ईयर, मेरे जो जहाँ पे मैं रहता हूँ मेरे एरिया में, यहाँ पे एक इंटरनेट कैफे स्टार्ट हुआ। इंटरनेट कैफे जब स्टार्ट हुआ तो मैं बहुत खुश हो गया कि यार आप चलो डेली जाके यहाँ पे 15-20 रुपए पर घंटे वो ले चार्ज करते थे, आप जाओगे और उसमें इंटरनेट भी था, ठीक है। तो वहां भी जाके स्टार्टिंग में बिगिनिंग में हमने गेम्स खेले जो उसमें पड़े हुए थे, है ना। फिर एक दिन मैंने देखा यार ये जी टाइप का क्या बना हुआ है गूगल करके, है ना। तो मैंने उस पर क्लिक करा, गूगल खुला, तो फिर उसमें एक ऑप्शन था इमेजेस का। इमेजेस, अब इंग्लिश थोड़ी बहुत आती थी उस टाइम पे कि इमेजेस मतलब पिक्चर्स, और सर्च का मतलब आप सर्च कर रहे हो, है ना। तो हम लोग उसमें कुछ भी रैंडमली टाइप करते और उसमें बहुत सारी इमेजेस आती थी। तो फिर मैं क्या करने लगा कुछ टाइम तक, डेली मतलब मैं ये बिलीव करता था एज अ चाइल्ड कि यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा उसकी फोटो आ जाएगी सामने, ठीक है। तो मैं पेपर में बहुत सारी चीजें लिखता था, डेली मन में सोचता था कि यार आज मुझे ये देखना है ना, ये देखना है, ये देखना है। और फिर जाके क्या करूँ, मतलब गेम से थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें एक आइकन था याहू मैसेंजर का। याहू मैसेंजर डाउनलोड उसमें ऑलरेडी था, मैंने उसमें अपना आईडी वगैरह बनाई, फिर उसमें पता चला वीडियो कॉल होती है, वेबकैम था। तो स्टार्टिंग हुई पहली बार लाइफ में कि यार किसी फॉरेनर से ऑनलाइन बात की मेरी, ठीक है। वो चीज मुझे और ज्यादा हिट करी। फिर मतलब वो सर्चिंग वर्चिंग बंद हो गई, फिर हम उसमें आ गए। उस समय ऑरकुट चलता था, अगर आपको याद होगा। कभी आपने यूज करो ऑरकुट, नहीं करा आपने कभी। तो ऑरकुट में स्क्रैप वगैरह होते थे, वो लोग बेचते थे। तो उस समय एक लड़की थी जिससे मेरी बहुत बात होती थी, उसका नाम मुझे भी नहीं याद है, शायद जूलिया नाम था उसका, वो ब्राजील की थी, ऑरकुट में। तो वो पोर्टुगीज में मैसेज भेजती थी, और हम गूगल ट्रांसलेट करके उसका मैसेज समझ के फिर अपने मैसेज को गूगल ट्रांसलेट करके, है ना, फिर हम उसको सेंड करते थे ऑरकुट में। मतलब फॉरेनर से बेसिकली बहुत वो था मेरा अपने आप, मतलब बचपन से ही था कि यार फैसिनेटिंग था कि कैसे ये लोग रहते हैं, क्या खाते हैं, है ना, क्या चीज करते हैं। तो उनसे बात करना अलग अलग फॉरेनर से। फिर मेरे घर पे आ गया ये कंप्यूटर वगैरह, मैंने पूरा सेटअप बना लिया, तो उसमें फिर वेबकैम वगैरह भी लगाया। फिर डेली मतलब किसी ना किसी फॉरेनर से, फिलीपींस, अफ्रीका, बात होने लगी, ठीक है। ये नहीं पता था कि यही लोग आने वाले टाइम में जहाँ पे मैं बैठा हूँ इसी घर पे आने लगेंगे अलग अलग कंट्री से। ये नहीं पता था फ्यूचर में, मतलब मैं एक डॉट अब मैं कनेक्ट कर सकता हूँ कि यार वो कैसे क्या क्या हुआ। फिर क्या हुआ, ये चलता रहा ऐसे, ट्वेल्थ ट्वेल्थ हमने पास करा। फिर अच्छा, हम यूपी से हैं इसलिए जो लोग वीडियो देख नहीं बाहर से ना, तो हम लोग को हम बोलने की आदत है। मैं अपने बारे में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, ट्वेल्थ के बाद मैं कोटा राजस्थान गया। कोटा राजस्थान में मैंने तैयारी करी, नीट वगैरह की उस समय था। फिर वहां पे विंटर्स में मेरी मदर और सिस्टर मुझसे मिलने आई, तो हम लोग एक फोर्ट गए संडे के दिन। और वो फोर्ट संडे के दिन बंद था कोटा में। लेकिन वहां पे एक फॉरेन लड़की पड़ी थी जो कि जर्मन थी, ठीक है। तो पहली की लाइफ की अगर फॉरेनर जिससे मेरा फेस टू फेस मेरा जो मीटअप हुआ है वो जर्मन की थी, जर्मनी की थी, आई मीन। तो वो भी बाहर खड़ी थी, फोर्ट बंद था। तो हम लोगों ने उससे बोला, मैंने अभी सिस्टर से बोला, मैंने कहा तुम बात इनिशिएट करो। तो फिर उसने बात करी। फिर हम लोग उसको लेके अपने साथ मॉल गए, कोटा के सिटी मॉल। वहां पे हम लोगों ने बर्गर वगैरह खाया, फिर उसको लेके मैं अपने रूम पे आया जहाँ मेरा हॉस्टल था। मैं, मेरी मदर, मेरी सिस्टर और वो। उसकी बस 2 घंटे बात की थी उदयपुर की। तो मीन वाइल उसने मुझे अपने जर्मनी की फोटोज वगैरह दिखाई, अपने, है ना, घर की फोटोज वगैरह दिखाई। और उसने पता नहीं मेरे अंदर क्या देखा, उसने मुझसे ये बोला था उस टाइम पे कि केतन तुम्हें फॉरेनर्स में इतना इंटरेक्ट वो है, मतलब इंटरेस्ट है या अदर कल्चर्स में, तो तुम काउ सर्फिंग पे उन पे डाउनलोड करते हो। काउ सर्फिंग में एक ऐप हुआ करती, कह रहे थे इसके जरिए तुम फॉरेनर से मिल सकते हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उस समय भी मेरे पास जो फोन था वो छोटा था, उसमें इंटरनेट इतना स्पीड अच्छी नहीं थी कोटा राजस्थान में। तो वहां पे भी मैं कैफे ही जाता था प्रॉपर स्पीड के लिए, मूवीज वगैरह डाउनलोड करने या कुछ देखने या। तो वहां पे जब मैं कैफे गया तो मैंने काउ सर्फिंग खोला, मैंने आईडी बनाई जस्ट लाइक ऑरकुट और फेसबुक, और फिर छोड़ दिया। बट पहला इंट्रोडक्शन काउ सर्फिंग का वहां पे मुझे हुआ। फिर जब मैं कानपुर आया, वहां से वापस मैंने यहाँ पे आके मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करा। तो एक दिन, हाँ, उस समय तक इंटरनेट थोड़ा बढ़िया हो गया, तो मेरा फोन चेंज हो गया था। और आई थिंक बैचलर सेकेंड ईयर में मैंने एक बार काउ सर्फिंग का एड देखा फिर से, कहीं गूगल पे आया। और इस समय मैंने उसकी ऐप डाउनलोड कर ली। मतलब पहले क्या था, मैंने वेबसाइट पे वो बनाया था कि आप वेबसाइट खोलोगे फिर देखोगे
मैसेजेस वगैरह चेक करोगे। अब मैंने ऐप ही डाउनलोड कर ली, मेरी पुरानी आईडी का पासवर्ड मैं भूल गया था, तो मैंने नई आईडी बनाई, ठीक है, अच्छा, तब तक ऐप कानपुर में। हाँ जी, तब तक ऐप्स आ गए थे मतलब। तब तक ऐप आ गया, और हो सकता है पहले भी हो, मुझे पता ना हो, ठीक है, बट उस समय ऐप मुझे दिखा तो मैंने डाउनलोड कर लिया एंड्रॉइड में। फिर क्या हुआ कि फिर मैंने आगे छोड़ दिया मैंने, ठीक है। और सडनली 8-10 दिन बाद अपने आप उस ऐप पे एक नोटिफिकेशन, मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा, उसमें किसी का मैसेजेस आया कि एक आदमी था, उसका नाम था जॉन पॉल मिंगॉट, वो कानपुर आया था विपासना का। तो उसे किसी के लोकल के साथ रुकना था, या जो था उस ऐप का कंसेप्ट ही है कि आप लोकल के साथ रुकते हो। तो उसका मैसेज मेरे में आया था, तो मैंने देख लिया, मैं काफी एक्साइटेड हो गया कि यार ये तो स्पेन का बंदा है, इसे तो पहले तो मेरा शॉर्ट वो हुआ था, है ना, इंट्रो उस जर्मन लड़की से, अब तो ये साथ में ही रहेगा, इसे तो बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। और वो बंदा ऐसा था ही कि वो फ्री में पूरा वर्ल्ड ट्रेवल कर रहा था बहुत ही कम बजट में। तो उसने मुझे बहुत कुछ स्टार्टिंग, उसने मुझे पूरा काउ सर्फिंग सिखाया, ऐप कैसे चलाते हैं, उसने एक एक चीज बताई। उसने ये बताया कि कैसे वो वर्ल्ड बहुत ही कम बजट में ट्रेवल कर रहा है। और बेसिकली वो क्या करता था, उसके पास कुछ टेंट वगैरह था उसका, उसी को लेके वो जहाँ पे उसको रुकना होता था वो रुक जाता था, गैस स्टेशन पे। वाईफाई वो पब्लिक का यूज करता था, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो हिच हाइकिंग लिफ्ट वगैरह मांगता था, है ना। तो मतलब इसका उसका जो कॉस्ट आता था बेसिकली, वो सिर्फ वीजा का आता था, क्योंकि वो लैंड टू लैंड बॉर्डर क्रॉस करता था, और वहां बॉर्डर तक भी वो हिच हाइकिंग से पहुंचता था। तो उसका कॉस्ट एकदम जीरो था, मतलब ऑलमोस्ट जीरो था, थोड़ा बहुत खाने पीने में। ये चीजें मुझे मालूम पड़ी, तो यार मतलब एक अंदर से वो आई, मोटिवेशन आई कि यार हाँ यार, वर्ल्ड तो बहुत कम पैसे में ट्रैवल कर सकता है, ये तो एक मिथ है कि आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, जैसे ये ऑलरेडी कर रहा है, ठीक है। फिर वो विपासना गया, उसका सामान मैंने अपने यहाँ पे रख लिया, और उसी ड्यूरेशन में 10 दिन का होता है विपासना, मेरे यहाँ पे एक जापानीज आदमी आया था उसी टाइम पे। और फिर 9th और 10th डे जब वो वापस आने वाला था विपासना से, तो उस समय हम होस्ट कर रहे थे एक कपल को, जो कि न्यूजीलैंड का लड़का था और लड़की थी पोलैंड की, और दोनों बाइसिकल से ट्रेवल कर रहा था पूरे इंडिया। वो भी मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, मैंने कहा यार इनको तो लिफ्ट मांगने की भी जरूरत नहीं है, इनको तो बस फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, है ना। तो फिर क्या हुआ कि जोन विपासना से वापस आया, उसने बोला यार कि मैं आ रहा हूँ, और 2 लोग मेरे साथ और हैं, एक ताइवानी की लड़की है और एक टर्की का लड़का है। तो मैंने कहा ठीक है ले आओ। फिर वो लोग आए, और आने के बाद 5 लोग अलग अलग कंट्री से काउ सर्फिंग ऐप डाउनलोड करने के बाद मुश्किल से 10-15 दिन होंगे बैठे थे मेरे घर पे, जो कि बहुत ही मतलब अमेजिंग था। तो मैंने सबके साथ एक फोटो भी ली, वो फोटो आज तक है, आई थिंक कहीं रखी होगी तो मैं दिखाता हूँ आपको, बट अभी हाँ, ये है मेरे, आ रहा है क्या मेरे। हाँ, ये आपके उसमें मैंने देखा था, शायद इंस्टाग्राम पे या कहीं तो, यूट्यूब पे हाँ। बहुत ही, हाँ ये बहुत ही स्टार्टिंग की फोटो है, और ये फोटो आज तक मेरे पास है, मेरे विजिटिंग कार्ड के पीछे लगी रहती है ये। इसमें एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है कि लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टुगेदर। तो फिलहाल इसके बाद काउ सर्फिंग में बहुत मेरे घर पे लोग आने लगे, फिर इतने ज्यादा रिव्यू हो गए मेरे उस वेबसाइट पे, मतलब जैसे नहीं आपको लोग रेटिंग देते हैं गूगल पे, वैसे मेरी इतनी रेटिंग, एयरबीएनबी जैसा हो गया मतलब आप। हाँ हाँ, तो जैसे रेटिंग इतनी हो गई मेरी कि लोग जो आगरा और वाराणसी आते थे वो कानपुर से होके जाने लगे, बहुत सारे लोग, कि कानपुर में ऐसा क्या है ना, यहाँ पे कानपुर में क्यों आदमी जा रहा है, ये है वो है, तो मेरे साथ आके रुकते हो, फिर यहाँ से अपना वो ट्रैवल करने आ जाते। तो बहुत कुछ सीखने को मिला फॉरेनर से। और फॉरेनर्स और इंडियंस में कुछ खराबी है, कुछ उनमें खराबी है, किंतु कुछ हम में खराबी है, कुछ उनमें अच्छाई है, जो हम में बुराई है, ठीक है। जैसे हम लोग मैनिपुलेटिव होते हैं, हम लोग बहुत बातें घुमा फिरा के करते हैं, ठीक है। वो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, और वो चाहे किसी भी रिलेशन में हो। फॉरेनर्स बहुत ही रेयर कंडीशन में, जैसे कोई बिजनेस डील हो, कोई बड़ा आदमी हो, वो आपको चीट कर सकता है, बट नॉर्मल डे टू डे लाइफ में फॉरेनर्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जीते हैं, चाहे रिलेशनशिप हो, बहुत ऑनेस्टली बोलते हैं कि भाई मेरा ये पर्पज है, मैं तुम्हारे साथ इसलिए जुड़ा हूँ, और मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हूँ तो मैं शादी करूंगा या मुझे नहीं करनी है, मैं टेम्परेरी हूँ, मतलब जो भी है चीजें क्लियर हैं। ताकि लेकिन हम लोग इंडियंस में ये चीजें नहीं होती, जो हम लोग को बहुत अफेक्ट करती हैं। तो ये वो जो सीखने वाली चीज है। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि जैसे हमारे यहाँ हम जो रिलेशनशिप में जो हाँ एक होता है झूठ बोलने वाला या फिर एक हाँ, मिथ करने का, वो उनके में थोड़ा कम होता है, हमारे यहाँ ज्यादा है। उनके में कम होता है वो, अगर आपको चीट करेंगे भी, है ना। आजकल तो मतलब देखिए बुरा बुरे इंसान हर जगह है वर्ल्ड, तो ऐसा नहीं कि आप कोई वीडियो देखो किसी फॉरेनर ने किसी को चीट किया तो फिर आप सोचो सब लोग ऐसे हैं, ठीक है।
बट हम जितने लोगों से हम मिले हैं, मेरा नजरिया ये है कि मेजोरिटी ऑफ पीपल में वो एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश में रहता है, ठीक है। हो सकता है उन्हें कोई मिल भी जाए, लेकिन मिलने के बाद कुछ टाइम बाद क्या होता है, उनको रियलाइज होता है कि यार नहीं, ये वो नहीं है जिसको मैंने सोचा था, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि शादी हमने कर ली, बाद में पता चला कि यार अरे यार शादी के पहले तो ये कुछ और था और अब तो ये कोई और ही इंसान है। बेसिकली आपने समय नहीं दिया समझने में उसको, और आपने जल्दबाजी में रिलेशनशिप में आप आ गए या शादी कर लिया, ठीक है। तो ऐसी गलतियां उनसे भी होती है, ठीक है। तो लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, या तो एकदम कट ऑफ कर लेंगे या तो चीट करने लगेंगे, किसी और रिलेशनशिप में चले जाएंगे, और वहां पे क्या होगा, वो ऑनेस्टली आपसे बोल देंगे कि देखो भाई, हमारे और आपकी बातें बन नहीं रही हैं, इसलिए मैं आपसे दूर होना चाहता हूँ, ठीक है। और सामने वाला भी कह देगा ठीक है, हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए, और मुझे भी हाँ ऐसी फीलिंग आ रही है आपके साथ कि अब वो नहीं रहा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से एक सेपरेशन हो गया कि 4 साल बाद भी अगर वो दोनों एक दूसरे को मिलेंगे तो हाँ हैंडशेक वगैरह और एक रिस्पेक्ट रहेगी। बट हमारे यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे तो एक बार लड़ाई हो गई तो फिर जिंदगी भर आप एक दूसरे की शक्ल नहीं देखोगे, है ना, चाहे कोई भी रिश्ता हो। तो ये चीजें हैं थोड़ी सी खराब। तो रिलेशनशिप ऐसी चीज है कि उसमें बहुत सोच समझ के जाना चाहिए बेसिकली। फाइनली काफी एक्सपीरियंस रहा है आपका फॉरेन होकर, मतलब इनफैक्ट। हाँ, फिर ऋषिकेश में गया, तो ऋषिकेश में जो मेरी ट्रेनिंग हुई थी, तो वहां पे तो मतलब मेरे रूम में, ऋषिकेश की एक ट्रैवल हब है, वहां पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं। तो आई थिंक 6 महीने में न जाने कितने लोग आए होंगे, और वो सब मेरे साथ रुकते थे मेरे रूम में। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट महीने में बहुत सारे गेस्ट होते थे, तो वहाँ तो और ही मतलब ज्यादा, कानपुर से ज्यादा वहाँ पे बेसिकली हम लोगों से मिल पाए, अलग अलग कंट्रीज। यानी आपका एक्सपीरियंस काफी रिच रहा है, मतलब इतने सारे लोगों से बात करना, बस से बात नहीं करना, आपके साथ आके रहे हैं तो आपका इनफैक्ट हॉस्पिटलिटी में भी आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मतलब। हाँ, और हॉस्पिटैलिटी ऐसी कुछ खास नहीं थी। बेसिकली हम उनको एक एरिया प्रोवाइड कर रहे थे, एक सेफ जोन प्रोवाइड कर रहे थे कि आप यहाँ पे आके रुक सकते हो, और हम उनसे कोई पैसे नहीं ले रहे थे कि आपको हमें कुछ पे करना है। तो इट वाज ऑल सिंपली प्योर कल्चरल एक्सचेंज। वाओ, दैट्स सो ब्यूटीफुल। अच्छा, अभी आपने रिलेशनशिप की बात की और हम लोग इस पे बात भी कर रहे थे कि आपने कहा कि रिलेशनशिप पे ध्यान से जाना चाहिए, और आजकल तो रिलेशनशिप का एक अलग ही लेवल का एक उसको अलग अलग नाम देने लगी। जैसे हम स्कूल में थे तो एक ही नाम होता था, मतलब एक तो हमें पता था कि शादी वाला और एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। लेकिन अब फिर धीरे धीरे वो सोलमेट आया, फिर पता नहीं उसके बाद अब ट्विन फ्लेम आ रहा है, और बहुत सारे रिलेशनशिप के नाम ये स्पिरिचुअलिटी में नेम है, और बाकी जो रिलेशनशिप में आजकल की जो जनरेशन नाम दे ली वो तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ज्यादा समझ की जरूरत है इंसान को, ठीक है। आजकल के जो यूथ, हम कहेंगे आजकल का जो टाइम चल रहा है 2025, ठीक है, हम लोग कलयुग में हैं। और डे बाय डे आप देख रहे हो कैसे केसेस आ रहे हैं, मैरिड वुमेन्स अपने हस्बैंड को चीट कर रही हैं, अपने हस्बैंड को छोड़ के जा रही हैं, ठीक है, मर्डर कर रही हैं, न जाने क्या क्या क्राइम्स हो रहे हैं, ठीक है। और इसका एक रीजन ये भी है कि आज से 30-40 साल पहले जब औरतों को घर पे जलाया जाता था, ठीक है, मार दिया जाता था उनको घर पे, ठीक है, तो वो कर्मा कहाँ बैलेंस होगा, वो रिटर्न होकर तो इसी लाइफ में आएगा ना। अगर एक फैमिली ने अपने घर की बहू को चुपचाप जला के मार दिया है, ठीक है, और समाज को ये बताया है कि अरे वो तो एक्सीडेंट था और किचन में आग लग गई थी तो वो मर गई थी, ठीक है, तो उसका वो जो पेन और जो धोखा है वो रिटर्न होके तो कार्मिक बैलेंस होगा ना। फिर वो लड़का भी आएगा, ठीक है, इस जन्म में, और वो लड़की भी आएगी, और वो लड़की लड़का बन सकती है, और वो लड़का लड़की बन सकता है, ठीक है। तो इस कलयुग में ये जो लड़कों के साथ इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, इसका एक रीजन पास्ट के कर्मास भी है। उस समय भी मास लेवल पे, उस समय मीडिया नहीं था, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय इतने केस रिपोर्ट नहीं होते थे, गांव गांव घर घर में चुपचाप औरतों को मारा जाता था। और अब क्योंकि सोशल मीडिया है, जगह जगह कैमरा लगा हुआ है, तो वो चीजें खुल के सामने आ रही है, और लड़कों के साथ हो रहा है ये। तो लोग घबरा गए कि ऐसा तो उन्होंने कभी सुना नहीं, ठीक है, बट एक्चुअल में ये होता था पहले, और वो चीज लौट के आ रही है, ठीक है। तो वो तो कार्मिक बैलेंस तो होनी है। अभी जैसे वो इंदौर का लड़का था, राजा रघुवंशी, जिसके साथ ये कांड हुआ, ठीक है, मैं उस पे कमेंट, मतलब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, कि उसका कुछ कर्मा हो पास्ट लाइफ का, जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। हालांकि वो इस जन्म में बहुत अच्छा इंसान था, उससे गलतियां हुई, उन्होंने अरेंज मैरिज करी और लड़की के बारे में ज्यादा पता नहीं लगाया उसने, ये उसकी फॉल्ट थी। ऑनेस्टली वो आगे बढ़ गया, बट उसके साथ ऐसा होना लिखा था, उसकी डेस्टिनी में था।
तो शायद हो सकता है पास्ट लाइफ से कुछ हो या जो भी हो, लेकिन एक फ्री विल भी होती है, ठीक है। फ्री विल गॉड ने सबको इसीलिए दी है कि आपके मन में तमाम थॉट आते हैं एक क्राइम करने से पहले, ठीक है। कोई भी क्राइम करने से पहले आप चाहे अपनी बहू को मारो, चाहे लड़के को मारो, जैसा भी करो, चॉइस आपकी है। क्या उस चीज में आप जाते हो, वो कर्मा क्रिएट करते हो या नहीं करते हो। ये फ्री विल सबके पास होती है, गॉड सबको देता है। नो मैटर आपने पिछले जन्म में क्या करा हो, आपका क्या रिवेंज हो, ये कहीं निश्चित नहीं है कि अगर एक लड़के ने लड़की को मारा है और दोनों का दोबारा जन्म हुआ है तो अब लड़की लड़के को मारेगी, ये कोई निश्चित नहीं है। मतलब गॉड ये नहीं कहता कि आप जाके रिवेंज लो, ठीक है। हाँ, एक कर्मा क्रिएट हो गया, कर्मा बैलेंस होगा, लेकिन यहाँ पे चॉइस भी है कि आप फॉरगिव कर सकते हो और मूव ऑन कर सकते हो। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप स्पिरिचुअलिटी में हो। अगर स्पिरिचुअलिटी में आप हो तो आप अपना कर्मा क्रिएट करने से, बैड कर्मा क्रिएट करने से बच जाओगे। तो आजकल के जो समय में लोग रिलेशनशिप में जा रहे हैं, ये मोस्टली 90% अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और जब अट्रैक्शन फेड अवे होता है तो चीजें सामने आती हैं कि भाई हाँ, रिलेशनशिप, हम गलत रिलेशनशिप में आ गए, या ये इंसान नहीं सही है, या मेरे लायक नहीं है, जो भी है। और एक चीज और भी है, एक तो ये हो रहा है समाज में कि लोग चीट कर रहे हैं या मर्डर कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ भी कभी चीटिंग हुई थी, उनका भी कभी मर्डर हुआ था पास्ट लाइफ में, ठीक है। एक तो ये रीजन है। दूसरा ये रीजन है कि जैसे कि कैसे मैं बताऊं, अगर पास्ट लाइफ में किसी एक इंसान के मल्टीपल अफेयर्स रहे हैं या उसने मल्टीपल लोगों को धोखा दिया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसका ये भी कर्मा क्रिएट होगा इस जन्म में उसके साथ मल्टीपल लोग आके धोखा करेंगे। जैसे उसने हार्ट पे करा है लोगों का, तो इसीलिए बोलते, इसीलिए जैसे आपने बोला ना, सोलमेट होता है, ट्विन फ्लेम होता है, ठीक है। और एक होता है कार्मिक रिलेशनशिप। हाँ, तो कार्मिक रिलेशनशिप दो तरह से भी हो सकती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पिछले जन्म में किसी को 10,000 रुपए दिया, ठीक है, एज अ हेल्प करने के लिए, और आप देखे भूल गए, मतलब आपने करुणा में दिया। और इस जन्म में आपको कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको पैसे की जरूरत थी और कोई आपको सहारा नहीं मिल रहा था, तभी अचानक कोई इंसान प्रकट हुआ आपके रिलेटिव में या कोई अननोन या कहीं से भी, आपको वही चीज बुरे समय में काम आ गई क्योंकि आपने ऑलरेडी कुछ करा हुआ है पहले, ठीक है। तो ये वही कर्मों का लेन देन। और या आपने किसी की बहुत मदद करी, कोई लड़की थी जिसकी आपने बहुत सहारा उसको जीवन भर दिया, जबकि वो आपकी बहन नहीं थी, पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस जन्म में वो आपकी बहन बन के आ गई, जीवन भर उसने आपका सपोर्ट करा। तो ऐसे भी रिश्ते फॉर्म होते हैं फैमिली में, रिलेटिव्स में। टॉक्सिक रिलेटिव, टॉक्सिक डैड जो शराब पी के मारते हैं बच्चों को, दैट इज ऑल कार्मिक रिलेशनशिप, ठीक है। कि आपने किसी इंसान के साथ गलत करा था तो उसने चूज करा कि वो आपका डैड बन के आएगा सोल लेवल पे, और फिर वो आपको परेशान करेगा, आपके करियर सक्सेस में बाधा लगाएगा, ठीक है। हालांकि उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा क्योंकि आप खुश हो के आप सोना बन के बाहर निकलोगे। आपके अंदर वो डिजायर आएगी कि यार मैं खुद अपनी दम पे करूँ, पापा को तो भरोसा नहीं है, शराब पी के पड़े रहते हैं ना। लेकिन एक मेंटल सफरिंग आपको झेलनी पड़ेगी क्योंकि आपने भी कभी दी थी, बट आप सवाल करते रह जाओगे कि यार वो क्यों रहा है मेरे साथ, सबके पापा नॉर्मल है, मेरे साथ ऐसा क्यों है ना। तो ये सब कर्मों का लेन देन है। और आप सोचो कोई ऐसा इंसान है जिसके मन में ये ज्ञान है कि मेरे साथ जो हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी की अगर कोई वीडियो देख रहा है वो, और उसके फैमिली में भी सेम ऐसे इन्वायरमेंट है कि पापा शराबी हैं, ठीक है, तो वो ये देख के मेरी बात समझ जाएगा, अच्छा इसका मतलब मैंने शायद पास्ट लाइफ में इनके साथ कुछ गलत करा होगा, सोल कनेक्शन है, तो ये मेरे कार्मिक हैं, तो इस वजह से मुझे ऐसा मिल रहा है, तो मुझे इससे हर्ट नहीं होना है। तो उसको यहीं से पीस मिलनी स्टार्ट हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक है, कोई लड़का या लड़की परेशान कर रहा है किसी को, आप पार्टनर को अपने, और अगर उसको ये नॉलेज मिल रही कि यार कार्मिक रिलेशनशिप होती, कहीं मैं कार्मिक लूप में तो नहीं फंसा हूं कि ये मेरा कार्मिक है और ये सिर्फ मुझे दुख देने आया है और ये कभी नहीं सुधर सकता, अगर किसी को ये इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ जाए तो वो वहीं से अपने आप को डिटैच कर लेगा कि मैं अभी सफरिंग में नहीं पड़ूंगा, ठीक है, क्या दिक्कत है यार, हो सकता है मेरा सोलमेट कहीं और हो, आने वाले फ्यूचर में हो, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ उसके साथ, है ना। तो हम लोग के पास ये चीजों की नॉलेज नहीं होती है, इस वजह से मोस्टली हम लोग लाइफ में स्टक रह जाते हैं या सफर करते हैं। तो यानी कि आपको स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत है, मतलब आपकी बातों से लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा उस पर ध्यान दिया है। तो फिर यही से पूछ लेते हैं कि फिर आप स्पिरिचुअलिटी में गए कब, मतलब हम जब बच्चे होते हैं तो नॉर्मल लाइफ ही रहती है, लेकिन फिर आपका स्पिरिचुअलिटी में इतना ज्यादा
इंटरेस्ट कैसे आया कि आप फिर इतना नॉलेज बचपन से ही था? कुछ लोग बचपन से ही ज्ञानी होते हैं, मतलब कुछ लोग कुछ आइडिया होता है, तो आपका कैसे हुआ? उनकी पूरी लाइफ में बचपन से ही रहा है। और कई बार लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आई हैं कि जैसे एक बार क्या हुआ, छोटे की बहुत बचपन की आपको बात बताता हूँ। मेरी सिस्टर से मेरी फाइट हो गई, ठीक है। और मम्मी ने उसको सपोर्ट कर दिया कि तुम क्यों लड़ते हो, तुम बड़े हो, है ना। तो मुझे जा रही गुस्सा। तो रात में 10 बजे के अराउंड मेरे घर में दो गेट्स हैं, एक मेन गेट है और एक बैक साइड का गेट है, ठीक है। तो वहां से हम चुपचाप घर से बाहर निकले, ठीक है। और मेरे यहाँ से आनंदेश्वर मंदिर है, परमठ कानपुर में बहुत फेमस है, शिव जी का मंदिर है। तो वहां पे मैं उस टाइम पे जाता था, तो वहीं जाके मैं गंगा किनारे बैठ गए, ठीक है। एक तखत पे तखत पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि अब रात में ना मैं यहीं रुकूंगा, यहीं सो जाऊंगा। लेकिन कहीं अंदर से डर भी लग रहा था, ठीक है, बच्चा था मैं। तो मैं बैठ के बस सोच रहा था और गुस्से में था कि ऐसा क्यों हुआ। और मैंने खाना पीना कुछ नहीं खाया था, और घर से निकल गया था कम से कम यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर मंदिर था, और पैदल गया रात 10 बजे। और 10 बजे बहुत सन्नाटा हो जाता है गंगा किनारे रात में, ठीक है। भूत ऊत का समय उस समय कुछ दिमाग में नहीं आया तब मेरे कि यार गोश्त वोस्ट होते हैं। बट हाँ ये था कि चोर वगैरह होते हैं ना, बड़े ऐसे खतरनाक टाइप के लोग होते हैं, कहीं ऐसा सामना ना हो जाए। उस टाइम पे एक आदमी आया, मेरे बगल में बैठा, उसने शराब की बोतल निकाली, अपना वो बना रहा था शराब वराब गिलास में, प्लास्टिक के गिलास में। और पता नहीं उसने मुझसे क्यों पूछा कि क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठे हो, है ना। तो मैंने कहा कि ऐसी सी बात है, घर में लड़ाई हो गई और हम जाएंगे नहीं, ये वो है बच्चों की तरह, हमने बोला उससे। तो कह रहा नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं है, और आप घर जाओ, है ना। तो अब मम्मी अम्मी घर में इंतजार कर रही हैं, इतनी रात को यहाँ बैठना ठीक नहीं है, और आप घर चलो, ठीक है। उसने बोला और मेरे बात पता नहीं समझ में आ गई, और मैं उठा और मैं पैदल निकल गया बाहर, घर की तरफ वापस। जब बाहर निकला मंदिर के, तो एक आदमी बाइक से जा रहा था। तो मैंने कहा भैया आगे तकलीफ दे दीजिए। तो उसने मुझे बैठाला और उसने मुझे घर, और उसको जाना मतलब रोड स्ट्रेट है, और मुझे अगर लेफ्ट मुड़ना है अपने घर के लिए और उसको कहीं सीधे जाना होगा, तो वो लेफ्ट ही मुड़ा। मतलब उसने मुझे घर के बहुत पास छोड़ा, जैसे वो मेरे घर के पास ही आ रहा होगा। और फिर जब मैं वहां उतरा तो थोड़ी दूर मेरा घर था, पैदल मैं चलने लगा। जब घर के नीचे आया तो नीचे आते आते मेरे मन में थॉट आया कि यार अब तो खाना खाएंगे नहीं, है ना, किचन में खाना रखा होगा, जाएंगे तो ये लोग देख लेंगे, तो अब लगता है भूखे सोना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही घर के नीचे पहुंचा तो सामने से 4-5 लड़के आ गए, और वो कह रहे कितना हो, बगल में रामायण की कथा हो रही है, चलो खाना खाओ चल के साथ में। तो वो मुझे लेके खाना खाने, और फिर हमने खाना खाया, फिर घर आ गए। फिर जब हम लेटे आके रात में, तो हमने एकदम अनुभव ऐसा हुआ कि ऐसे कुछ मैजिक हो गया उस दिन। कि मैं रात में निकला, पहले एक आदमी ने कंसल्ट करा, फिर दूसरे ने घर छोड़ा, फिर तीसरे ने खाना खिलाया, ठीक है। और फिर वापस आया। तो उस दिन मुझे वाकई कुछ लगा एज अ चाइल्ड कि यार हाँ, सच में कुछ ना कुछ तो है, भगवान है, वो देखता है, वो सुनता है ना, वो सारी चीजें जानता है। तो ऐसे स्पिरिचुअल पुश तो बचपन से रहा। एक मेजर टाइम मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का तब आया, हम बोल सकते हैं, जब मेरे फादर एक्सपायर हुए कोरोना में। इसके बाद हम काफी नाराज थे भगवान से कि ऐसा क्यों करा आपने। और इसके बाद फिर एक एक तो ये था, और दूसरा जब मेरे फ्रेंड के ऊपर वो पोजीशन आया, जो वीडियो में आपने देखा होगा, है ना, पॉडकास्ट में, जब उसके वो पोजीशन आया और मेरी मदर ने गंगा जल छिड़का उसके ऊपर, वो बेहोश हुआ। तो एक माइंड में चीजें आई कि यार ये गंगा जल में ऐसा क्या है, और ये क्यों बेहोश हुआ, ये तो पानी है, हम तो मेडिकल के हैं, पानी से आदमी कैसे बेहोश हो सकता है ना। ये सब तमाम थॉट्स दिमाग में आए। फिर गंगा जल मैंने यूज करा, जब यूज करा तो कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए, जैसे मेरे बगल में कोई लेट के सो रहा है, उसकी आवाज, मतलब स्पिरिट की, ठीक है। तो और फिर सपने में मुझे कोई दिखना, स्पिरिट वगैरह दिखना, ठीक है। तो ये सब चीजों ने ना एकदम से पुश कर दिया कि हाँ नहीं, स्पिरिचुअलिटी कुछ है, और एनर्जीज होती हैं, भगवान है, शैतान भी है, हमारे आसपास एनर्जीज हैं। तो ये सब की वजह से हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए। फिर जो सबसे बड़ा ट्रॉमा मेरी लाइफ में रहा है अभी तक का, वो एक रिलेशनशिप रही, कि जब उस टाइम पे हम एक रिलेशनशिप में एंटर हुए, और बड़ा ही मतलब डिवाइन एक तरह से मुझे लगा, जैसे ये मेरा पार्टनर, इसको हम पहले से जानते हैं, है ना, ये ट्विन फ्लेम है, ये सारी चीजें हैं। उसके साथ रहे कुछ टाइम तक, फिर सेपरेशन हो गया। और इसके पहले जितनी भी रिलेशनशिप रही हैं कॉलेज टाइम में या पहले भी, उन सब में एक हेट्रेट थी। रिलेशनशिप मतलब वो बेसिकली रिलेशनशिप थी नहीं, वो एक टॉक्सिक अट्रैक्शन था, ठीक है। उसको रिलेशनशिप बोलना ठीक भी नहीं है, कि भाई ब्रेकअप हुआ और फिर आप सामने वाले से नफरत करने लगे, कि उसने फोन क्यों नहीं उठाया, या वो कहीं और बात क्यों कर रहा है ना, या उसने चीट क्यों करा, ये वो करके गुस्सा था। बेसिकली वो रिलेशनशिप थी नहीं, वो हम खुद बचपने में थे।
तो लेकिन ये जो रिलेशनशिप पर्टिकुलर थी, इसमें किसी प्रकार का वो नहीं था, हेटरेड नहीं था। इवन आफ्टर नो टॉकिंग लगता था कि यार हाँ, सामने वाले की लाइफ में कुछ सिनेरियो ऐसे हैं, है ना, जिससे वो बात नहीं कर पा रहा है। और ये 2 साल का ब्रेक रहा, 2 साल तक कोई बातचीत नहीं हुई। 2 साल बाद सडनली टैरो ने मुझे बताना स्टार्ट करा कि यार आपका एक ट्विन फ्लेम है और ये है। और मैंने कई जगह उससे वेरीफाई करा और उसमें निकला भी कि हाँ, आपका वाकई ट्विन फ्लेम है। और जब टैरो रीडर से भी मैंने कंसल्टेशन लिया, ठीक है, इवन डेट ऑफ बर्थ भी बहुत ही मतलब एक दिन आगे पीछे थी लोग। मेरा अगर 13 है तो उसका 12 है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ नवंबर में। और मेरा अगर 93 है तो उसका 92 है, ठीक है। इतनी हम लोग की वो थी मतलब। और सपने में उसको देखना, उसको मेरे सपने आना, है ना, ये सारे को। एक बार तो ऐसा हुआ रात में कि हमारी 10 दिन तक बात नहीं हो रही थी, फाइट हो गई थी। तो मैं रात में सपना क्या देख रहा हूँ, मैंने एक उस समय क्रिस्टल ब्रेसलेट लिया था, ब्लैक टर्मलिन करके, जो कि बहुत पावरफुल है, नेगेटिव एनर्जी के लिए होता है वो। तो मैं सपना रात में देख रहा हूँ कि वो सामने खड़ी है और शाम का मौसम है, बारिश हो रही है, खेतों में हम लोग खड़े हुए हैं और वो रो रही है और कह रही है मुझसे, आई कांट मैरी यू, आई हैव किड्स, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि रियलिटी में ऐसा है ही नहीं, ठीक है। इतना तो मैं श्योर। और जब मैंने कहा यार ये शायद मैं सपना देख रहा हूँ, तो मैं उठ गया। और जैसे ही मैं उठा तो मैंने देखा उसके मैसेजेस पड़े हुए थे मेरे में, जबकि 10 दिन तक कोई बातचीत नहीं हो रही थी, रात के 12 बजे। और उनमें ये लिखा था कि मैंने अभी अभी तुम्हारे साथ एक फेसलेस चुड़ैल को देखा, ओ। ठीक है। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा हाँ, वो मुझे सपना दे रही थी, ऐसा सा सपना दे रही थी वो, ठीक है। तो ये इंसिडेंट्स ने और मुझे एकदम उसकी तरफ वो कर दिया, इमोशनली और मेंटली, किया बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग सोल बॉन्ड है, ठीक है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि जब मैं सपना देख रहा हूँ किसी का, वो भी इतना वियर्ड, और मैं खुद सपने से उठ रहा हूँ और तभी उसका मैसेजेस आ रहा है और वो कह रही तुम्हारे साथ कोई है। और मुझे भी इंटरनली पता चल गया था कि ये सपना नेगेटिव एनर्जी मुझे दे रही है, और वही बात उसने बोल दी कि तुम्हारे साथ कोई है। तो ये चीजें थी, अभी मैं बताऊं पर ये सब गलत है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे जाके इसका वो हुआ। फिर जब चीजें अभी इस साल खत्म हुई हैं और जब एकदम क्लैरिटी मिल गई कि सामने से, तब मुझे पता चला। मैं क्या था ना, मैं हमेशा मानता था कि टैरो यहाँ पे है और एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे है, ठीक है। और अब जो एक मेजर शिफ्ट आया है मेरी उसमें, एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ, कि टैरो स्टिल यहाँ पे है और एस्ट्रोलॉजी ऊपर है, ठीक है। क्योंकि जितना भी इल्यूजन क्रिएट हुआ है, वो उसमें एक हाथ टैरो का है और दूसरा राहु का है, ठीक है। पिछले 4 सालों से मेरी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग राहु की महादशा चल रही थी। और बीच में एक फेज आया था राहु प्लस नेपच्यून का, और आप इसे कभी डालोगे, सर्च करोगे राहु और नेपच्यून क्या करता है, तो नेपच्यून बेसिकली आपको स्पिरिचुअल ड्रीम्स देता है, ठीक है। आपको सपने देता है, इल्यूजन वाले नेपच्यून राहु के साथ मिलके। और राहु का काम होता है कि आपको एक ऐसे इल्यूजन में डालना कि जिसके बाद जब आपका वो इल्यूजन टूटेगा तो आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपकी लाइफ में वो चीज बेहतर होगी। बट स्टिल ये अच्छा नहीं होता, किसी के लिए भी बहुत पेनफुल होता है, बहुत सफरिंग होती है, सारी चीजें होती हैं। और इस यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है, जरूरी नहीं कि आपके साथ ऐसा हो तो आप सामने वाले को माफ कर दो। मतलब मैं और लोग के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो तो आप सामने वाले को ये नहीं कह रहे अरे वो तो राहु का इफेक्ट था, उसकी कोई गलती नहीं थी, और ऐसा कुछ नहीं। नहीं, फ्री विल अभी भी एग्जिस्ट करती है। बेसिकली रिलेशनशिप में यही है प्रॉब्लम कि राहु बेसिकली है, राहु की महादशा आप लोग जरूर चेक करें आपके में चल रही है, ये नहीं चल रही है। अगर राहु आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार से एक्टिव है, ठीक है, और होता है सबकी लाइफ में अलग अलग टाइम पे, तो उस टाइम पे आपको इल्यूजन इल्यूजन से बचना है। जो मेरे साथ हुआ पर्सनली कि मैं इल्यूजन में फंसा रहा, तो ऐसा किसी के साथ भी ना हो, तो इसीलिए मैंने आपसे शेयर करा। लेकिन सामने वाले की भी चॉइस होती है, फ्री विल होता है। आप किसी चीज को, अगर आप सोचिए, इल्यूजन तो राहु की तो बाद में बात करते हैं, बट अगर कोई आपको इल्यूजन में रख रहा है, एक आपको होप दे रहा है, ठीक है, या चीजें स्टक कर रहा है, तो उसकी भी तो इन्वॉल्वमेंट है, और कर्मा तो उसको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। कर्मों से तो कोई बच नहीं सकता है। तो ऐसे ही है, कर्मा सबको मिलना है। एक ऐसी माँ है जो सबके पास लौट के आती है, वो है कर्मा, ठीक है। ये तो डन है।
अगर आप कंफर्टेबल है तभी बताइएगा कि उसके बाद क्या हुआ। जैसे आपने कहा कि आप लोग का बात शुरू हो गया था, आपने बोला था कि अभी मैं आप बताइए कि ये सारा गलत कैसे होता है, तो फिर वो गलत कैसे प्रूफ हुआ, मतलब वही एस्ट्रोलॉजी और टैरो वगैरह। गलत ऐसे हुआ कि मैं एक माइंड में एक्चुअली सामने वाले की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था। मैं उसको शायद बोलना ठीक नहीं होगा वीडियो में, बट कुछ ऐसी सिचुएशन थी उसकी लाइफ में जिसकी वजह से वो मैरिज के लिए रेडी नहीं था बेसिकली, ठीक है। और ये 4 साल से चल रहा था, 3-4 साल हो गए इस चीज को, मैरिज के लिए रेडी नहीं था, कुछ ऐसी सिचुएशन थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जब वो सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी तो शायद ये बंदा एग्री कर जाएगा, क्योंकि बस वही एक चीज है जो इसे रोक रही है, ठीक है। और कुछ ट्रॉमाज हैं पास्ट के, इसी इसी लाइफ के पास्ट के कुछ ऐसे ट्रॉमाज है मेंटली, जिसकी वजह से उसकी हिम्मत नहीं हो रही है मैरिज करने की, ठीक है। बट यही मेरा इल्यूजन था। सामने वाला एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल, सोचने वाला कि मुझे अपनी लाइफ कहाँ पे ले जानी है या मैं कौन सा स्टेप लूं, ये सारी चीजें वो हाइड कर रहा था अंदर से। लेकिन होता है ना, कहते हैं ना कि आप अपना असली चेहरा कब तक छुपा लोगे, एक ना एक दिन तो वो सामने आना है, ठीक है। आप 2 साल एक्टिंग कर सकते हो, 3 साल एक्टिंग कर सकते हो। शादी में अक्सर यही होता है कि आप बहुत ही अच्छा अच्छा दिख के आप शादी तो कर लेते हो, बाद में जब असली चेहरा आपका आपके पार्टनर को मालूम पड़ता है तो चीजें फिर फेड अवे होने लगती हैं। इसीलिए हमेशा ओरिजिनल रहना चाहिए। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता था कि यार ये जिस तरीके से भी बिहेव कर रही है, या एंगर इश्यूज इसको हैं, या कुछ भी अगर कर रही है, तो इसके पीछे एक वो रीजन है कि भाई ट्रॉमा है, लोगों ने इसको हर्ट करा है पहले, ठीक है। फैमिली से परेशान है या लोगों ने हर्ट करा है या जो भी है, लेकिन एक्चुअल में उसका नेचर ही वैसा है, वो इंसान ही बुरा है, ठीक है। ये रियलाइजेशन होने में बहुत टाइम लग जाता है। आप जब किसी को एक्सेप्ट करते हो ना, वो दिल से, ये तो वो हो गया कि आप अट्रैक्शन है आपको, और अट्रैक्शन में क्या होता है कि सामने वाला आपको कुछ भी बोल रहा है, आप बर्दाश्त कर लोगे, है ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे रहोगे। बट ट्रू लव में क्या होता है कि आप उसकी बुराइयों को भी एक्सेप्ट कर लेते हो कि यार चलो ठीक है, सामने वाला अभी ऐसा है, आगे जाके सुधर जाएगा, या जो भी है इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो आप हर चीज माफ करने लगते हो, ठीक है। और आप ये बिल्कुल भूल जाते हो कि यार कहीं ये इंसान ही तो नहीं बुरा है। ये फर्क होता है। तो जब मुझे मालूम पड़ा इस साल कि भाई 7-8 महीने हो गए, ठीक है, और मैंने कोई बातचीत नहीं करी, मेरी कोई बातचीत भी नहीं थी, नॉर्मल चल रहा था, मैंने कहा ठीक है चलो, हमने उसको ब्लॉक कर दिया, उसने हमको ब्लॉक कर दिया, ऐसा चल रहा है सब कुछ। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरी जो एक टीचर है फीमेल, मैंने उनसे फोन करवाया, मैंने आप जरा पता करो कि लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे रिलेटेड बात करो, कि उसका माइंडसेट आप जानो कि वो उसका सोच कैसी है, ठीक है। तो मेरी टीचर ने कॉल करा उसको और उन्होंने बताया कि भाई मैं केतन के यहाँ पे जाती हूँ, उसके आगे प्रेशर है फैमिली वैमिली का, आपको क्या चल रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो उसने जिस हिसाब से बात करी उनसे, तो एक साइकोलॉजिकल भी थोड़ा सा होता है ना, हम लोग जान जाते हैं कि यार कौन कैसे टोन में बात कर रहा है। आपसे कोई एक एजेड लेडी बात कर रही है फोन में, ठीक है, और आप उनसे किस वे में बात करोगे, यही बता देता है कि आप कैसा सोच रहे हो। तो उनसे उसने आधी इंग्लिश आधी हिंदी में बात करी, ठीक है, थोड़ा बहुत ही कैजुअल होके कि नहीं, और आपकी अगर बात हो तो उसे समझा दीजिएगा कि वो मूव ऑन हो जाए, है ना, और अभी मेरा ऐसा कुछ करने का वो नहीं है ना, मैं आपके लाइफ में कभी कुछ करना चाहती हूँ, है ना, मैरिज इज नॉट ऑन द कार्ड्स फॉर मी, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स वो बोल रहे थे। तो मेरी मैम ने बोला मुझसे, जो मेरी टीचर थी, कि उनको बहुत गुस्सा आया, और वो भी उनका भी इंट्यूशन काफी हाई है, उनसे मैंने देखी सीखी हुई है। तो उन्होंने बोला कि ये लड़की बिल्कुल भी नहीं सही है, और ये सिर्फ आपको फालतू में इसने परेशान करा है इतने टाइम तक, आप इससे बिल्कुल दूर हो जाओ, और इसकी लाइफ में आने वाले टाइम में बहुत बुरा होगा, तब इनकी अक्ल खुलेगी। तो मैंने कहा हाँ आप सही कह रहे हो। उन्होंने पूरी मुझे कॉल रिकॉर्डिंग भेज दी कि आप सुन लो कि इसका वॉइस कैसा था, टोन कैसा था बात करने का, इसी से आपको आइडिया हो जाएगा। फिर मैंने जब चीजें पता करी, तो फिर मैं लेके इसको एस्ट्रोलॉजर के पास गया, ठीक है, पहली बार डिटेल में जानने के लिए कि ये हुआ क्या मेरे साथ लाइफ में। और कोइंसिडेंटली मुझे बहुत ही अच्छे एक एस्ट्रोलॉजर मिल गए, जिन्होंने पूरा मुझे बैठ के 2-2.5 घंटे समझाया, एक एक चीज काउंसलिंग करी कि देखो इस वजह से ये ऐसा ऐसा हुआ आपके साथ, और ये देखो राहु है। और राहु को पता है क्या हुआ एक्चुअल में, बीच में एक बार मुझे एक सपना आया था, उसमें क्या था कि ये ब्लैक टॉवल में थी, ठीक है, जिनकी मैं बात करता हूँ, और मेरे घर पे थी। तो
ये सपना जब मैंने अपनी मैम को बताया था, ये लगभग 1 साल हो गया इस बात को, 6-7 महीने तो हो गए होंगे आई थिंक। तो उन्होंने मुझसे बोला केतन, ब्लैक टॉवल मीन्स राहुल, ये उनके वर्ड्स है, ठीक है। और जब यही बात मैंने एस्ट्रोलॉजर को बताई कि तो फिर सपना क्यों आया है ना, मतलब मैं उनसे डिबेट कर रहा था, लड़ रहा था कि फिर ये क्यों हुआ, फिर ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, तो उन्होंने भी वही सेम बात बोली कि देखा मैंने बोला था ना ब्लैक टॉवल राहुल, ठीक है। और फिर एकदम से मुझे मैम की बात ध्यान है कि यार मैम ने बोला था 6 महीने पहले, क्या वाकई में राहु तो नहीं है। तो यहां से मुझे एकदम से एहसास हुआ कि यार हाँ, ये जो इल्यूजन था ये राहु ने क्रिएट करा था। और जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 नंबर, 13 नंबर के आप जितने भी लोगों को मिलोगे कभी भी, ठीक है, चाहे वो 13 अगस्त में हो, चाहे वो 13 सितंबर में हो, चाहे वो 13 नवंबर में हो, किसी भी मंथ की 13 में जो लोग जन्म लेते हैं, ठीक है, वो एक कार्मिक नंबर होता है। यानी इन लोगों को अपने पास्ट लाइफ के बहुत सारे कर्मा चुकाने होते हैं, और इन कर्मों में ऐसे कर्मा भी आते हैं जिनमें आपका कार्मिक रिलेशनशिप होती है, जिसमें आपको सफर करना पड़ता है, चाहे वो पेरेंट्स के साथ कार्मिक हो, चाहे वो ब्रदर सिस्टर के साथ कार्मिक हो, और चाहे फिर वो कोई लाइफ में टेम्परेरी कोई लड़की आए एज अ गर्लफ्रेंड या उसके साथ शादी करने का आप सोचो, और वो आपको दुख देके जाए, या फिर शादी हो जाए और फिर आपका डिवोर्स हो जाए, मतलब आपको कार्मिक सफरिंग 13 नंबर वालों को मिलनी है। और गेस वॉट, 3 + 1 4, 4 इज जो नंबर होता है वो राहु का नंबर होता है, ठीक है। तो 13 नंबर में राहु का प्रभाव रहता है। तो ये सारी चीजें एकदम से खुल के जब मेरे सामने आई, तो मैंने कहा यार हाँ सही है। और दूसरी चीज, बिगिनिंग से अगर मेरा बिलीव ये होता ना कि एस्ट्रोलॉजी ऊपर है और टैरो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वहीं से हुई ना कि टैरो को ऊपर समझा, एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा नीचे समझा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार एस्ट्रोलॉजी तो केवल आपका इस जन्म का या बहुत हद तक पास्ट लाइफ का थोड़ा बहुत बता देगी, लेकिन टैरो तो आपका 10-15 आपकी सोल के बारे में बता देगी कि कितने आपने जन्म लिए हैं, क्या है ना, सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में मालूम पड़ जाएगा। लेकिन क्योंकि इस एस्ट्रोलॉजी में जब शुरुआत में मैंने बर्थ चार्ट मिलवाया था अपना और उनका, तो 18 से कम ही गुण मिल रहे थे, 15 या 16 गुण मिल रहे थे। अगर उस पर मेरा बिलीव होता है एस्ट्रोलॉजी ऊपर है, तो वहीं से ही अटैचमेंट फॉर्म ही ना होता। तो इसलिए हाँ। हाँ, नहीं टैरो कार्ड पर तो मैंने थोड़ा बहुत देखा है कि आपकी वीडियोस भी देखे और ये भी देखा है कि उसके वीडियोस आजकल बहुत चलते हैं, आजकल नहीं मतलब इस पे। और सभी उसके कमेंट सेक्शन देखो ना, सारे ही कुछ ना कुछ परेशान से ही लगते हैं। तो मुझे लगता है कि कितने मतलब पर्सनली अगर आप देखो एक लॉजिकल वे में, तो मुझे लगता है कितने परेशान है तो मतलब इन सब चीजों में कि कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। तो ये इल्यूजन तो है, ये मतलब जब मैंने समझा तो मुझे भी यही है कि ये इल्यूजन है, बहुत बड़ा इल्यूजन है, इससे निकलना लोगों को बहुत जरूरी है। कुछ चीजें लाइफ में ऐसी होती हैं जिनको इंसान नहीं बदल सकता, ठीक है, वो आपको झेलना ही झेलना है। अगर आपका किसी के साथ कोई कार्मिक रिलेशन रहा है पास्ट लाइफ में जिसको आपने चोट पहुंचाई है, तो आप कितना भी स्मार्ट बन जाओ, कितना भी आप प्रैक्टिकल बन जाओ, ठीक है, कैजुअली चीजें इस जन्म में भी लो, लेकिन वो इंसान इस तरीके से भगवान आपके दुनिया लाइफ में एंटर करेगा कि आप उसमें इमोशनली इन्वॉल्व होगे ही होगे, चाहे आप कितने प्रैक्टिकल हो, और फिर वही आपको दुख देके जाएगा, ठीक है। तो तो वो तो वो है, चीजें आप नहीं बदल सकते हो। लोगों का नेट मतलब प्रैक्टिकल, ऐसा कई बार होता है कि बहुत इंसान कोई बहुत प्रैक्टिकल है, फिर एक किसी रिलेशनशिप में आके वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। तो जैसे अब जो आप कह रहे हो वही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कई लोग यहाँ पे सवाल ये पूछते हैं कि इसका मतलब उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, इसका मतलब हमारी सारी गलती थी, नहीं ऐसा नहीं है, गलती उनकी है, और उनको भी कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे इस जन्म। उनको रियलाइजेशन तो डेफिनेटली होगा कि हाँ उन्होंने गलत करा, तो इसके लिए कोई भी चिंता ना करे, डेफिनेटली वो तो होना ही होना है। अच्छा कि हमें अपने बारे में ज्यादा सोचना चाहिए rather than कि सामने वाले के साथ क्या होने वाला है। हाँ एग्जैक्टली। तो आप अपनी इस नॉलेज को लेके बस अपनी लाइफ में आप मूव ऑन हो जाओ। आपको एक चीज मिल गई है जिससे आप पीस पा सकते हो इस नॉलेज से, तो बस आप पीस में रहो और आप चिंता छोड़ दो, सामने वाले क्या होगा वो आप गॉड पे छोड़ दो। तो गॉड की बात कर रहे थे, तो कि आपका रिलेशनशिप हनुमान जी हनुमान जी से, हनुमान जी से भी इस चीज में बहुत गुस्सा थे, ये जो चीज हुई ना मेरे साथ, क्योंकि उसकी स्कूटी में आगे हनुमान जी की फोटो लगी थी। और एक बार की बात है, मैं मंदिर में बैठा था और मैं कुछ ऐसे ही प्रे कर रहा था कि हमें मीटिंग करनी है 2 दिन बाद और कुछ चीजें बतानी है उसको, और लड़ाई झगड़ा हो गया था 2 साल के गैप के बाद। उन्होंने कहा मीटिंग जरूर करवाना, उनसे मैं प्रे कर रहा था, उसी टाइम फोन आ गया था।
ठीक है, उनका। और वो घर आ गए थे 1 घंटे में, तो मैंने उनको सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी। तो वहां मुझे ऐसा लगा था कि हनुमान जी का भी एक रोल है यहाँ पे, जो मुझे पुश कर रहे हैं उस डायरेक्शन में कि जाओ, यही तुम्हारा पार्टनर है, यही तुम्हारा सोलमेट है, ऐसा इल्यूजन। लेकिन हनुमान जी भी क्या है ना, हनुमान जी भी आपके कार्मिक चीजों में इंटरफेयर नहीं करेंगे अगर कोई चीज आपके भले के लिए है, ठीक है। तो वो आपके, अब जैसे मेरे साथ मैं आपको बताऊं क्या चल रहा है। मैं पिछले 2-3 सालों से यहाँ पे हूँ कानपुर में, और मेरा जो है ये माइंड में मेरा एक प्लान था, यार शादी करनी है। शादी करके इसके बाद मैं फाइनली, क्योंकि मेरी मदर अकेले रहती हैं, ठीक है। मेरी सिस्टर है इसी शहर में है, बट सिस्टर थोड़ा सा दूर रहती है, यहाँ पे मेरी मदर अकेले हैं। और मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ बड़ा, कानपुर में नहीं रहना सारी जिंदगी, ठीक है। तो मैं इस होप में था कि यार हाँ शादी हो जाएगी, मैं सेटल हो जाऊंगा, लड़की यहाँ घर पे आ जाएगी और कानपुर की ही है, तो मुझे फ्रीडम मिल जाएगी कि मैं रिस्क फ्री ट्रैवल कर सकूं, कहीं जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, मतलब रिस्क ले सकूं लाइफ में, ठीक है। और एक बेसिक मेरा एक सहारा है, मेरे घर पे कोई देखने के लिए है हमको, अभी मैं ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले सकता लाइफ में, ठीक है। ये एक मैं होप लेकर चल रहा था, इस वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है। लेकिन अब जो ये घटना हुई है, इसके बाद आप देखिए सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि मैं कानपुर ही छोड़ने वाला हूँ यहाँ से, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। और जिस जर्मन लड़की से मैं मिला था लाइफ में पहली बार, अब मैं खुद जर्मन सीख रहा हूँ, ठीक है, पिछले कई टाइम से। तो मैं लैंग्वेज सीखे, मैं इंडिया ही छोड़ने वाला हूँ यहाँ से, 1 साल के बाद मैं यहाँ इंडिया में रहूंगा ही नहीं। तो और राहु राहु भी यही करता है कि जब आपके साथ ऐसा होता है ना, इल्यूजन से आपको बाहर निकालता है, तो फिर लाइफ में ग्रोथ आती है आपकी। और जो बीच में मेरे पॉडकास्ट वगैरह चले थे, ठीक है, तो ये इनमें भी राहु का ही हाथ था, क्योंकि वो टेक्निकल फील्ड में और आपको ये सोशल मीडिया में इन सब चीजों में वो आपको बहुत एकदम से आपको सक्सेस पे बैठा देता है, और फिर इल्यूजन देता है, और फिर एकदम नीचे गिराता है। तो ये तो ट्रू है। राहु राहु शनि केतु ये सारे जो है ये प्लैनेट्स जो भी आपके लाइफ में करते हैं, तो आपको लेसन से बहुत स्ट्रांग मिलते हैं। लेकिन आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ छोट बहुत अच्छी हुई है, एंड आई होप आगे भी बहुत अच्छी हो। एक तो अच्छा, अब मुझे ये भी पूछना था कि आपको काफी टाइम हो गया है, लेकिन मतलब जैसे होता है ना कि हमारा अर्थ 3D है, बहुत सारी स्पिरिचुअल एंटिटीज होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो आज भी आप बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते हो कि मतलब घोस्ट है? मतलब मैं ये नहीं कह रही 100% है। डिनाई, लेकिन मैं ये पूछ रही थी कि क्या ऐसा भी कुछ होता है कि जैसे आप, जैसे इल्यूजन आपने बोला, मतलब ठीक है, तो जैसे एंटिटीज तो होती हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि बाहर डायमेंशन की चीजें होती हैं, बट जैसे जैसे नहीं इंसान होता है, जिस मान ली एक बार उसके साथ हो गया कुछ चीज, उसने एक्सपीरियंस कर लिया, लेकिन आगे चल के फिर मे भी हो सकता है कि उसे इल्यूजन हो। तो आप, मैं ये पूछ रही थी कि क्या जब आपको लगता है कि घोस्टी अटैक हुआ है, ये वो भी एक इल्यूजन ही होता है, या फिर मतलब मैं वो पूछ रही हूँ कि कितने लोग आज लोग होते हैं, कितने सच में ही होता है उनके साथ, अगर रेशियो अगर आपको आज पता हो, या फिर आपका कहीं बिलीव है घोस्ट जो है वो सच में अटैक करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपका ही गिल्यूजन होता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा। देखिए मैं बताता हूँ, गोस्ट कैसे अटैक कर सकते हैं। आप किसी सुनसान जगह पे जा रहे हो, या किसी अननोन जगह पे जा रहे हो, या किसी के घर में आप जा रहे हो, या रास्ते में कहीं जा रहे हो, आपको सडनली कोई गोस्ट दिखा, तो उसका पर्पस ये होता है कि वो आपको अपनी प्रेजेंस का अनुभव कराता है कि देखो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। एक तो ये उसका अनुभव हो गया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल किसी केस में वो आपको फॉलो करके आपके घर आ जाता है, ठीक है, तो आपके घर पे वो है, तो अगर स्पिरिट आपके घर पे होगी, कोई गोस्ट आपके घर पे होगा, तो उसके साइंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। उसके साइंस ये हो सकते हैं कि आपको ड्रीम्स आएंगे, और वो ड्रीम्स रेगुलर रहेंगे। आपको स्लीप पैरालिसिस 1 से ज्यादा बार होगा, ठीक है। ऑकेजनली स्लीप पैरालिसिस वो एक नेचुरल फिनोमिना है, बट अगर वो रेगुलर किसी बेसिस पे हो रहा है किसी को, तो वो स्पिरिट की प्रेजेंस हो सकता है। आपकी डाइट चेंज हो जाएगी, हो सकता है आपका नॉनवेज खाने का ज्यादा मन करे, या फिर आप कुछ नॉर्मल से ज्यादा आप खाने लगो, ठीक है, अगर स्पिरिट आपसे अटैच होती है तो, ठीक है। आपके मन में सेक्सुअल डिजायर्स या सेक्सुअल ड्रीम्स, ठीक है, इन इनसे रिलेटेड थॉट्स आएंगे, ये आपको ज्यादा करने का मन करेगा। अल्कोहल लेने का मन करेगा, अगर लेते होंगे तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। स्मोकिंग अगर करते होंगे तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली ये तरीके हैं जिससे आप समझ सकते हो कि आपकी लाइफ में गोस्ट है कि नहीं है। एक रास्ते में दिखना, इल्यूजन हो या सच हो, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, वो बात आपने देखी थी, आप मूव ऑन हो जाओ, ठीक है। अगर घर की हम बात करें कि घर में वो आ गया है, तो ये सारे सिम्टम्स होंगे। और
जो गोस्ट है बेसिकली स्पिरिट्स हैं, उनके कुछ डिजायर्स होते हैं। जैसे उनकी डिजायर क्या है, नॉनवेज, एग, ठीक है, खाने में, अल्कोहल, स्मोकिंग और लस्ट, ठीक है, सेक्सुअल उनकी जो इच्छाएं हैं, यही चीजें वो ह्यूमन से लेते हैं। तो एक इंसान को देखना चाहिए, अगर कोई सात्विक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी केसेस दिखे हैं जो एकदम सात्विक हैं, नॉनवेज नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, लेकिन कहाँ वो मात खा जाते हैं सेक्सुअल डिजायर में, ठीक है। मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तब भी वो गलत कंटेंट देखते हैं प्राइवेट में, ठीक है, और वो चीजें कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व हैं। ये मैंने देखा अब तक। डिजायर अगर स्पिरिट है उनके पास, तो वो कोई ना कोई डिजायर तो उससे वो लेके रहेगी। अगर नॉनवेज, अंडा, शराब, सिगरेट नहीं मिल रहा है, तो वो उसको उस चीज में ढकेलेगी, सेक्सुअल ड्रीम्स देगी कि चलो तुम मुझे ये करो और मुझे इस तरीके से, है ना, कम से कम ये तो मुझे दो। उसके घर में रहेगी तो उसकी सिस्टर, उसकी मदर पे वो गलत निगाहें रखेगी, या उनके मन में भी वो उस तरह के थॉट्स देगी, ठीक है। तो ये चीजें स्पिरिट करती हैं। अब एक लड़की आई थी मेरे पास, वो फ्रांस की थी, उसने मुझे बताया था कि बचपन में उसके सपने में उसके डैड उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना रहे थे, और वो बचपन में ही समझ गई थी कि ये डेमन है जो मुझे सपना दे रहा है इस तरह का। बताइए, वो इतनी मैच्योर है। मैंने कहा यार हैट्स ऑफ, तुमने इतनी छोटी सी उम्र में तुमने ये आइडिया लगा लिया। और वो छोड़िए, एक रियल केस यहीं का है, आपका हरियाणा का कहीं का है वो। एक लड़की के फादर उसको होटल ले जाके उसके साथ गलत चीज करते हैं, ठीक है, और उस लड़की ने मुझे ये बात फोन में बताई, और वो अल्कोहलिक है, ठीक है। तो मैंने जब उससे और भी चीजें पूछी, तो मालूम पड़ा कि हाँ भाई, उसके यहाँ पे भी स्पिरिट का इन्वॉल्वमेंट है, और एक स्पिरिट जो होती है वो कोई भी रिश्ता खराब कर सकती है, चाहे वो बच्चे और पिता का क्यों ना हो, लड़की और बाप का क्यों ना हो। आप देख रहे हो सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है, सगे रिश्तेदार भाग नहीं रहे क्या सगे रिश्तेदारों के साथ, भाभी देवर के साथ भाग रही है। तो क्या है वो प्यार है? प्यार वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ लस्ट बेस्ड रिलेशन है, ठीक है, अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशन है, जिसको आपने प्यार मान लिया और आप उसके साथ भाग गए और आपने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो ये कौन कर रहा है? कलयुग चल रहा है, ये डेमन ही कर रहा है, और लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। ट्रू ट्रू। तो जैसे घर में आ जाते हैं, तो क्या ऐसे भी कोई केसेस है कि आपको मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग एंटिटी हो, फिर वो आपको पता चल जाए कि अभी घर में ये तो मतलब ये तो मतलब मैं कह रही हूँ कि आजकल के बहुत भी स्मार्ट हो गए हैं कि वो सिर्फ सेक्सुअल डिजायर मतलब सीक्रेटली ले लेते हैं, मतलब जो भी इनकी डिजायर होती है उसे सीक्रेटली कंप्लीट कर लेते हैं, या फिर जैसे मूवीज में दिखाता है वैसे सिनारियो भी बनते मैं हैं। आपको बताता हूँ, देखिए 99% केसेस में फीमेल्स ही वो होती हैं जिनको स्पिरिट दिखती है, ठीक है, उनके साथ चलती है, उनको दिखती है, उनके घर में रहती है, क्योंकि स्पिरिट उनसे अटैच होती है एज अ लवर फॉर्म, ठीक है, कि मैं तुम्हारा लवर हूं और मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो देखो मैं ऐसा दिखता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, ठीक है। मेल्स उनके लिए सिर्फ एक रोबोट है, ठीक है, कि भाई इसको तो बस मन में ऐसे मैं चुटकियों बजा के थॉट दूंगा, और ये जाके भी सिगरेट पी लेगा, ये जाके भी अल्कोहल ले लेगा, ये तो मेरे लिए रोबोट है। और मेल्स को वो अगर दिखेंगे तो मेल स्पिरिचुअल हो जाएगा, मेल बाबा के पास जाएगा, मेल हनुमान जी के पास जाएगा, मेल चालीसा पड़ेगा, तो उनका उनकी बॉडी से एक्सेस छूट जाएगा। तो वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से एक मेल को एज अ रोबोट यूज करते हैं, ठीक है। फीमेल्स को मोस्टली केसेस में दिखते हैं कि देखो मैं ऐसा हूं कि मैं तुम्हारा लवर हूं और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो मोस्टली फीमेल्स को एक स्पिरिट थी, वो एक के घर में वीडियो कॉल में मेरे सामने है, जो घर के अंदर जो झूला होता है ना, ऐसे झूलता है, वो उसको ऐसे से झुला रही थी मेरे सामने वीडियो कॉल पे। और वो लेडी बहुत परेशान थी, मुंबई में थी, कि कह रही देखिए ये क्या कर रहा है। तो मैंने उसको चीजें बताई, मैंने कहा ऐसा ऐसा करो, लोबान वगैरह करो, गायब हो जाएगा। फिर अगले दिन उसने मुझे फोटो भेजी, अकेले रहती है फ्लैट में, ये देखिए मेरे किचन से मेरे फ्लैट के बाहर ये देखिए पैरों का निशान है मिट्टी वाले, जैसे कोई चल के गया है, ब्राउन ब्राउन। तो उसने मुझे फोटो भेजी। फिर उसके अगले दिन उसने उनके मंदिर में कोई कांच वाच रखा था वो तोड़ दिया, उसमें कहीं आग लगा दी, ठीक है। तो फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये गलती कर रहे हो आप। फिर उसने करा, तो एकदम सन्नाटा हो गया उसके घर में, सब स्पिरिट स्पिरिट भाग गई, ठीक है। तो स्पिरिट आपसे सिर्फ तभी जुड़ सकती है जब आपका कर्मा खराब हो, ठीक है। आज तक मैंने इतने केसेस देखे हैं, एक भी केस मुझे ऐसा नहीं दिखा जिसमें बंदे की कोई गलती नहीं है और स्पिरिट उससे अटैच हो। यानी ना वो नॉनवेज अंडा खा रहा हो, ना वो शराब सिगरेट पी रहा हो, ना वो कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा हो,
हमेशा लोग इसी कैटेगरी में फॉल हुए हैं, या तो वो नॉनवेज खा रहा होगा, या वो नॉनवेज अल्कोहल नहीं ले रहा होगा, सिगरेट पी रहा होगा, या वो कुछ भी नहीं कर रहा होगा, या तो सेक्सुअल डिजायर में इन्वॉल्व होगा। और आदमी को जब प्राइवेट में पूछो ना, तो आदमी उगल देता है कि हाँ भैया ये एक्टिविटी तो मैं करता हूँ, ठीक है, तो वहीं पे मैं उससे करेक्ट कर देता हूँ कि भैया अब ये नहीं करना। दूसरी चीज, एक चीज और बताना भूल गया, स्पिरिट अगर आपकी बॉडी में रहेगी या उसका आपके बॉडी में आना जाना होगा, तो डिसीज तो 100% रहेगी। ओह। ये कन्फर्म है। या तो कोई जॉइंट पेन होगा, या बैक पेन होगा, या कोई स्किन प्रॉब्लम होगी, या मतलब कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में रहेगा। और लोग ऐसा बोलते हैं कि यार ये तो नॉर्मल है, कुछ ना कुछ तो होता ही है हर इंसान को, तो ये गलत है। हर इंसान को नहीं होता। बहुत सारे मैंने देखे हैं साथ में लोग जो बिल्कुल भी डिसीज, अरे ऐसे ऐसे केसेस आए जिनके घुटने एकदम खराब है, लेडीजों के 60 ईयर्स 70 ईयर्स की इनकी एज है, और पेन एकदम नाम मात्र का। और वही उनके एक्सरेज दूसरी लेडीज के हैं, वो उनकी सर्जरी हो रही है हॉस्पिटल के उसमें। और एक लेडी है जो मेरे पास आई है 60 साल की, उसका एक्सरे देख रहे हैं, दोनों का एक्सरे सेम है, हड्डियां एकदम खराब है, लेकिन एक को पेन बहुत कम है, एक को पेन बहुत ज्यादा है। तो ऐसा क्यों है, इसका जवाब डॉक्टर्स नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो फिर अगर किसी के साथ ऐसा हो भी रहा हो, या फिर उसे लग रहा हो कि वो जैसे ना भी हो रहा हो कुछ ऐसा गलत, लेकिन वो इन एक्टिविटीज में है, तो कोई ऐसा स्पिरिचुअल वे है जिससे वो निकल सके, मतलब खुद? हाँ तो देखिए, सबसे बेस्ट चीज है मेडिटेशन, ठीक है। और मेडिटेशन में भी अगर आप नाम जाप इंक्लूड करते हो, ठीक है, तो वो बेस्ट है, जो कि आपके कर्म क्लियर करता है, जो कि आपको ट्रुथ से अटैच करता है। नाम जाप, जो प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं, जो एकदम सही है। मेंटली आप मेडिटेशन करो। आप जब मेंटली अपने माइंड को काम करोगे, मतलब काम इन द सेंस CALM, काम करोगे, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हील होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम तो हमारे थॉट से आती है कि मैं कब ठीक हूंगा, मैं क्यों नहीं ठीक हो रहा हूँ, अरे मुझे बहुत पेन हो रहा है, दवाई नहीं फायदा कर रही है ना, जितने भी निगेटिव थॉट्स हैं ये आपके कंट्रोल में आएंगे। तो मेडिटेशन करिए, साथ में जो आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आप मेडिटेशन के साथ आप मेडिसिन लो, ठीक है। और फिर जो स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट है, गंगा जल लेना, गंगा जल से नहाना पानी में डाल के थोड़ा सा, ठीक है, ये सारी चीजें आप करोगे तो 100% आपकी हीलिंग होनी ही होनी है। ओके। हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपके पास तो पेशेंट अगर आते हैं, तो कहीं क्या ऐसा भी होता है कि उनके खुद के ब्लॉकेजेस है, मतलब इमोशनल ब्लॉकेजेस, हाँ हाँ, डेफिनेटली। तो जो ट्रॉमा होते हैं उसकी वजह से पेन होता है, मतलब इस तरह के कोई केसेस आप, तो आप जब बॉडी में तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो होती है स्पिरिचुअली। अगर हम बात करें तो आपके सबसे पहले चक्रा इफेक्ट होता है, ठीक है। आपके 7 चक्रास होते हैं, हर एक चक्र आपका बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से अटैच होता है, ठीक है। स्पिरिट और जो नेगेटिव एंटिटी होती है, चाहे वो रास्ते से आए या आपके घर पे हो या कोई ब्लैक मैजिक के थ्रू भेजे, ठीक है, वो सबसे पहले अगर उसको आपको डिसीज देनी होगी ना, तो वो आपके उस पर्टिकुलर चक्र को ही खराब करेगी। और वो किस चक्र को खराब कर सकती है? जो चक्र आपका ऑलरेडी वीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर हार्ट, किसी का हार्ट चक्र कमजोर है, ठीक है, और उसको शुगर है, BP है, अब उसी टाइम पे किसी ने ब्लैक मैजिक से किसी एनर्जी को भेजा कि जाओ इसका हेल्थ का नुकसान करो, तो वो स्पिरिट जब आएगी तो वो देखेगी कि आपका कौन सा चक्र वीक है। अच्छा, आपका हार्ट चक्र वीक है, तो वो सीधे जाके हार्ट चक्र में अटैक करेगी, तो इधर आपको पहला हार्ट अटैक आएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग होती है चक्रों से। और जब आप नाम जप करते हो, जब आप गंगा जल से नहाते हो या गंगा जल आप पीते हो, तो इससे आपके चक्रों की शुद्धि होती है, आपके चक्र स्ट्रांग होता है। जब चक्र आपके स्ट्रांग होंगे तो जो आपकी डिसीज है वो आपकी ऑटोमेटिकली वो डाउन जाएगी। साथ में आप मेडिसिन भी लोगे, साथ में आप, है ना, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट भी कर रहे हो, तो इस तरीके से आपकी जो डिसीज है इससे आप बाहर निकल जाओगे। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो जो सर्जरी होती है, मतलब जब सर्जरी करते हैं, तो मैंने आपको एक वीडियो देखा था कि सर्जरी को अवॉइड करिए, और मतलब फिर आपके जो मेथड्स थे वो थे, तो सर्जरी क्या हमेशा आपको लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए, या फिर ये इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता? मेरा मतलब है कि स्पिरिचुअली या फिजिकली सर्जरी इतनी इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको और डिफरेंट तरीके का ऑप्शंस लेने चाहिए अपना करने के लिए? सर्जरी का रोल है, इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते, क्योंकि जब वो कंडीशन आपकी ऐसी आ जाए कि फिर और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। होता क्या है, लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ पेशेंस की वजह से आदमी, और एक्सट्रीम पेन, ये 3 फैक्टर्स होते हैं, लैक ऑफ नॉलेज,
लैक ऑफ पेशेंस एंड एक्सट्रीम पेन। ये तीन रीजन होते हैं जिसकी वजह से आदमी सर्जरी की तरफ पुश हो जाता है इजिली, और डॉक्टर उसको मैनिपुलेट करता है। जो सर्जन वगैरह होते हैं या हॉस्पिटल्स में होते हैं, उनको हॉस्पिटल्स, जो बड़े हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, उनको उनका एक प्रेशर रहता है डॉक्टर्स पे, ठीक है, कि आपको यार सर्जरी इतनी करनी है साल में, ठीक है। तो आप तो डॉक्टर क्या करेगा, उसकी ओपीडी में जो भी पेशेंट आएगा वो ऊपर नीचे देखेगा कि हाँ ये बंदा रिच लग रहा है और उसको पेन की प्रॉब्लम है, तो उसको मैनिपुलेट कर लो, सर्जरी में कर लो कन्वर्ट, क्योंकि इससे हॉस्पिटल का भी बिल ज्यादा बनेगा और डॉक्टर को फीस भी ज्यादा मिलेगी। आप सोचो ना, 500,000 रुपए की ओपीडी से उसका फायदा होगा या 50,000 60,000 लाख रुपए फीस की सर्जरी के, है ना। तो ये इस वजह से वो मैनिपुलेट करता है, और पेशेंट वो सफर कर रहा है पेन से, पेन ज्यादा है, पेशेंस कम है, ठीक है, और नॉलेज कम है कि हाँ हाँ डॉक्टर ज्ञानी है और ये जो बता रहा है ये सही होगा, तो वो आराम से कि हाँ ठीक है सर्जरी कर दूं, ठीक है। तो ये चीजें इस तरह हिसाब से अगर सर्जरी हो रही है तो गलत है, बट अगर उसको नेचुरली सर्जरी की जरूरत है और कोई ऑप्शन नहीं काम कर रहा, थेरेपी फेल हो गई है, लेजर फेल हो गई है, कहीं से उसका कोई पेन कम नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसके पास सर्जरी का ऑप्शन है, वो सर्जरी करा ले। तेली करप्शन होता है इसमें, जो मेडिकल में करप्शन, हाँ, करप्शन 100% है, 100% करप्शन है, 100% है। ओके, तो जैसे एज अ डॉक्टर अगर आप मैं बोलूँ तो फिर हमें पता कैसे चलेगा, मतलब एज अ पेशेंट एंड एज अ डॉक्टर, मतलब अगर मैं नॉर्मल कि अभी भी टाइम है आप इसको हील कर सकते हो, या फिर अब मतलब हमें कैसे पता सर्जरी हम कि आदमी हाँ सर्जरी आदमी तभी कराता है जब उसको एक्सट्रीम पेन होता है, ठीक है, और पेन अगर उसको है तो वो किसी अच्छे थेरेपिस्ट को दिखाए, वहां पे कंसल्ट करे, ट्रीटमेंट ले। अगर वो थेरेपिस्ट फेल हो जाए उसका पेन कम करने में, ठीक है, तो वो जाके बेफिक्र होकर थेरेपी सर्जरी करा ले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बता दूं कि एक अच्छा थेरेपिस्ट भी ढूंढने में टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि कुछ थेरेपिस्ट ऐसे हैं जो कि सर्जन से जिनका कांटेक्ट रहता है, और जैसे हॉस्पिटल्स में होता है वो सर्जन मैनिपुलेट करा है सर्जरी करा लो, ऐसे थेरेपिस्ट भी आपको मैनिपुलेट करा के अपने पसंदीदा डॉक्टर के पास भेज सकता है, ठीक है, क्योंकि उस थेरेपिस्ट को भी कमीशन आ जाएगा, ये भी एक टाइप का करप्शन है, ठीक है। तो आप एक जेन्युइन अच्छा डॉक्टर ढूंढो, और हमेशा 3 4 जगह, अगर आपको एक जगह फायदा नहीं हो रहा थेरेपी से, दूसरी जगह कराओ, दूसरी जगह नहीं हो रहा तीसरी जगह कराओ। जब आप थेरेपी करा के 3 4 जगह जान लो कि नहीं अब थेरेपी से नहीं हो रहा मेरा भाई, एक आदमी गलत होगा, दो गलत होगा, चारों अगर गलत हैं, तो आप जाके सर्जरी करा दो, ठीक है। साथ ही साथ जिस सर्जन को आप दिखा रहे हो भाई, सर्जन को दिखाने गए हो हॉस्पिटल में, उसकी डिग्री है कि वो सर्जरी करता है, तो वो आपको सर्जरी बोलेगा, वो थेरेपी के लिए क्यों बोलेगा, ये भी तो माइंड में रखो ना। तो हमेशा उसमें भी आप एक दो कंसल्टेशन लेके कर लो, ठीक है। आपके लाख, आप लाख क्या, हम तो बोलेंगे 3 4 लाख रुपए सर्जरी भी लग जाते हैं आराम से, ठीक है। अगर 3 4 लाख जो है आपको इन्वेस्ट ही करने हैं, तो पहले 5 10 हजार रुपए खर्च करके यार कुछ डॉक्टरों को कंसल्ट कर लो, मल्टीपल ऑप्शंस ले लो, मल्टीपल, है ना, लोगों से राय ले लो, थेरेपी करा के चेक कर लो, आपके 4 लाख रुपए बच जाएंगे, है ना। नहीं तो फिर वो ऑप्शन तो खुला ही हुआ है आपका कि आप जाके सर्जरी करा लो। तो लोग वही बता रहे हैं ना, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ पेशेंस, पेशेंस की कमी, तो उस वजह से आदमी जाकर सर्जरी करा लेता है। तो आप इंटीग्रेट करते हो स्पिरिचुअल और फिजिकल, मतलब आपका जो एक हाँ, मेडिकल में है तो आप और स्पिरिचुअल सबसे पहले में तो ये कर लो ना, क्योंकि जब मैंने क्या बताया, मैंने कोई भी डिसीज अगर आपको होगी, अब जैसे डिसीज के दो ही कारण है, कार्मिक डिसीज या नेगेटिव एनर्जी वाली डिसीज, तीसरा कोई कारण नहीं है। या तो कर्मों से आपको वो डिसीज मिली रहेगी, या कोई नेगेटिव एनर्जी आपको डिसीज दे रही होगी, दो ही रीजन है। इन दोनों में भी अंतर कैसे देखोगे आप, अगर आपके घर में सभी को डिसीजेस हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 99% कोई नेगेटिव एंटिटी है जो सबको डिसीज दे रही है, आपके हर फैमिली मेंबर को, ठीक है। अगर आपको अकेले को डिसीज है, ठीक है, और बाकी सब लोग हेल्दी हैं, फाइन है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप एक कार्मिक डिसीज से डील कर रहे हो। आप कार्मिक डिसीज है तो वो कैसे क्लियर होगी, अच्छा कर्म करने से ना। तो आप डोनेशन करोगे, आप मार्केट जाके चिड़िया जहाँ पे बंधी रहती हैं उनको खरीद के आप आजाद कर दोगे, जहाँ पे मछली काटी जाती है उन मछलियों को खरीद के आप पानी में बहा दोगे, उनकी जान बचा लोगे, ठीक है, या किसी एनिमल एनजीओ को आप दान कर दोगे, कुछ भी करोगे आप, अपने कर्मा क्लियर करोगे तो आपकी वो डिसीज भी हल्की हो जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ आपको स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करना है, गंगा जल पीना है, नहाना है, और ये चालीसा वगैरह पढ़ना है या नाम जप करना है, ये सारी चीजें करनी है, और तब जाके आपकी ये सारा जो कॉम्बो है आपका, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट प्लस कार्मिक बैलेंस और प्लस आपका ये मेडिसिन,
इन चीज़ों को साथ मिलके आपकी लाइफ आप 100% बेटर आपकी होनी होनी है। ओके, तो ये लास्ट हफ्ते मैंने आपके एक रील देखा था सर्वाइकल इंस्टेबिलिटी की, आपके बारे में कुछ एक वीडियो था जिसमें आपने कि आपको अगर आप डिप्रेशन पे भी इंक्लूड मतलब जुड़ा हुआ है, क्या है आप अगर बता दो। सर्वाइकल जो है प्रॉब्लम, उसमें क्या होता है आपकी, मैं इसमें दिखा देता हूँ, स्पाइन रखी है, ये आपकी स्पाइन है, तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे सारी ये नसें हैं जो निकलती हैं, ये दब जाती हैं, और इनके दबने से, जैसे सही छोटा मॉडल है यहाँ पे मेरे पास, चाहे आपकी नेक हो, चाहे आपकी मिडिल बैक हो, या आपकी लोअर बैक हो, ये आपकी दो वर्टेब्रा होती है, इनके बीच में डिस्क होती है, और इसके पीछे यहाँ पे ये नस होती है, ये वाली, ठीक है। तो जब ये दबता है तो आपकी ये नस दबती है यहाँ पे, और ये नस आपकी राइट और लेफ्ट दोनों में जाती है, ठीक है। राइट गई, लेफ्ट गई, ये आपकी बैक है, ये आपकी गर्दन है। तो अगर इधर की आपकी नस दबेगी, ये वाली, तो आपके ये शोल्डर से होते हुए ये आप पे पेन जाएगा, और इधर की आपकी दबेगी तो इधर से होते हुए इधर पेन जाएगा, ठीक है। और सबसे टॉप के जो सर्वाइकल होता है, अगर वहां पे दबेगी तो वो आपके ऊपर सर पे जाता है, आंखों तक आता है पेन या फिर सेंसेशन, या हेडेक हो गया, आधे सर पे आपके हेडेक हो रहा है ना, ये सब सर्वाइकल से होता है। और यही आपके ब्रेन में डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ठीक है, नेगेटिव ड्रीम्स, ठीक है, ये सारी चीजें भी कॉज करता है। तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, अपने गर्दन में आप दबा के देख लो। अगर किसी को नींद नहीं आ रही है, ठीक है, हेडेक हो रहा है, या माइग्रेन है किसी को, ठीक है, तो आदमी क्या करता है ना, वो कभी डॉक्टर के पास चला जाएगा माइग्रेन की दवा ले लेगा, ठीक है, या एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, तो वो डॉक्टर के पास चला जाएगा, जो साइकोलॉजिस्ट होंगे, साइकेट्रिस्ट होंगे, ठीक है। बट कभी भी आदमी गर्दन को दबा के नहीं देखता। अगर वो दबा के अच्छे से एक बार एग्जामिन कर ले कि जैसे मेरा ये 2 उंगलियां हैं, ठीक है, मैं इसको दबा रहा हूँ, मुझे कोई पेन नहीं फील हो रहा, और यहाँ मैं दबा रहा हूँ तो मुझे हल्का पेन फील हो रहा है। ऐसे ही आपकी जो मसल है पूरी गर्दन की, आप पॉइंट दर पॉइंट उसको दबाइए। अगर किसी पॉइंट पे आपको लग रहा है कि नहीं यार यहाँ पेन नहीं है, लेकिन इस वाले एरिया में मुझे ज्यादा पेन लग रहा है, या बालों के पास, मुझे जहाँ मेरे बाल खत्म होते हैं उसके पास ज्यादा पेन लग रहा है, तो 100% वो स्वेलिंग है वहां पे। स्वेलिंग दबाने पे पेन करती है, और स्वेलिंग है, कोई चीज फूल गई है तो वो अंदर प्रेशर क्रिएट करेगी, आपकी नस को दबाएगी, ठीक है, और नस दबेगी तो फिर आपके सिम्टम आएंगे, और वहीं पे आप सिकाई करोगे, हीटिंग करोगे, कोल्ड करोगे, ट्यूब लगाओगे, या जाके वहां पे थेरेपी कराओगे, तो 100% आपका माइग्रेन और जो भी प्रॉब्लम है, एंजाइटी वगैरह, ये कम हो जाएगी बिना किसी साइकेट्रिस्ट के। और अगर कहीं भी कोई दबाने पे दर्द नहीं है, तो फिर वो प्योर साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, फिर आप जाके वाकई में आपको दवा की जरूरत है। और उसमें भी आप, क्योंकि साइकेट्रिक जो दवाएं होती हैं वो मोस्टली एडिक्टिव होती हैं, आपको ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, तो आप उसको कोशिश करो कि दवा कम लेनी पड़े, और मेडिटेशन और ब्रीथिंग एक्सरसाइज से आप अपने माइंड को ठीक करो। ग्रेट सर, ग्रेट। ठीक है सर, तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, मतलब इतनी इंफॉर्मेटिव चीज़ बताई है। जिनको भी अगर ये फिजिकल पेन या स्पिरिचुअल प्रॉब्लम होगी, तो वो आई होप, एक्चुअली आई थिंक आपकी बातों से हमेशा ये लगता है कि, और कई लोगों की बातों से, कि जो सॉल्यूशन है वो बहुत इजी है, जस्ट कि आपको वो चीज़ करते रहना है, एंड आप अपने प्रॉब्लम से निकल जाइए। जी जी। और एक और चीज, ये बहुत वो है स्टेप होता है ना, कि आप अपने खुद के प्रॉब्लम्स को या आपका जो एक्सपीरियंस रहा है आपको सामने रखो, ताकि दूसरों के साथ वो गलत ना हो। ये भी बहुत एक बड़ी चीज होती है, हर कोई नहीं करता। बहुत खराब टाइम आने वाला है, आने वाले टाइम में इन रिलेशनशिप्स, चाहे कोई भी हो, फैमिली की हो या वैसे हो, शादी वादी हो, ऑलरेडी चल रहा है खराब टाइम। और आने वाले टाइम में क्या होगा, मतलब ये सोचते थे हम लोग कि 10 साल बाद, 20 साल बाद इंडिया में ऐसा होगा, है ना। एक बार हम लोग बात करते थे कभी कि 20 साल 30 साल बाद इंडिया में ऐसा होगा, फॉरेनर्स टाइप हो जाएंगी लाइफ, है ना, रिलेशनशिप की कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई शादी नहीं करेगा। लेकिन कभी ये जो सोचा था कि ये एक टाइम इतना जल्दी आ जाएगा। या हमने, मतलब मैंने इस पर एक पॉडकास्ट भी किया था, मतलब हमने पूरा मैरिज और रिलेशनशिप पे डिस्कशन किया था। उसमें भी यही लास्ट में जो, मतलब वो तो लॉयर थी, तो उन्होंने जिससे अच्छे से बताया, मुझे यही लगा कि अब जो सिचुएशन है वो बहुत ही अजीब है, बहुत अजीब होने वाली है। हम लोग का मदर और पेरेंट्स का टाइम बहुत ही बेस्ट था। हाँ, उन्हें इल्यूजन नहीं था ना उतना, उनका पास इल्यूजन नहीं था, चीजें क्लियर थी, था स्ट्रक्चर कि उन्हें पैसे कमाने, स्टेबिलिटी उनका ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम था। अब हमारे की वो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम नए प्रॉब्लम्स बनाते हैं। तो बेसिकली यही है
ये हमारे खुद के क्रिएट हुए प्रॉब्लम्स हैं। और देखिए देखा जाए तो कलयुग भी लगातार बढ़ ही रहा है। या वो तो है, वो तो है। इनफैक्ट मैंने इस पे वो भी किया था, एक और किया था जिसमें ये हुआ कि कल शायद कलयुग खत्म होने वाला है और कल की भी आ गया। आई डोंट नो ये कितना सच है, लेकिन आई रियली होप अगर ये सच है तो अच्छी बात है। सुना तो मैंने भी है कि 2050 तक कुछ होगा, अब बाकी देखते हैं। हाँ जी, जितनी नेचुरल डिजास्टर है वो बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से लग तो रहा है कि कुछ तो। और सारे एस्ट्रोलॉजिकल, इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी में अभी तक कोई एक कम्युनिटी बोलती थी, जैसे मैंने देखा यूट्यूब पे एक कम्युनिटी है जो कल्कि जी के बारे में बात करता है। अब वो ये मानते हैं फैक्ट की एक और बुक भी है कि अब ख़त्म होने वाला है टाइम। फिर कुछ टाइम बाद एस्ट्रोलॉजी में जितने भी एक्सपर्ट है वो भी यही बोल रहे हैं कि बहुत बुरा टाइम आने वाला, बहुत। तो अभी आया नहीं, वो वेट ही कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर इट। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।